हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री अध्ययन। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं जो पॉलीटेक्निक लेक्चरर का है वो पेपर, यानी जो हमारा यूपी पॉलीटेक्निक लेक्चर का एक पेपर हुआ था ये, ठीक है, उसका हम यहाँ पर पेपर लेकर आए हैं और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। मोस्टली यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे बीएससी और एमएससी लेवल के ज़्यादातर आ रखे हैं। तो उसी पे बेस्ड आप आगे को तैयारी भी रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ देखते हैं। और इस पेपर में जो है पहले हम ये पेपर जो हुआ था वो दो पार्ट में हुआ था। एक में हमारे ऑर्गेनिक का पोर्शन है और दूसरे में इनऑर्गेनिक और फिजिकल है, ठीक है, इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल। तो पहले हम ऑर्गेनिक देखेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हम आज एक ही टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो पहले इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है तो उसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर अदर और टॉपिक रिएजेंट और नेम रिएक्शन देखेंगे। तो इसमें से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम क्वेश्चन देखेंगे और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। और यही हमारा यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो हमारा है उसमें भी लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कैरल सेंटर प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे कि हमारे पास ये है कोई कार्बन है, इससे चार ग्रुप जुड़े हैं, Cl, CHO और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो किसी कार्बन से, उसको कैरल सेंटर बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज जो बनेगी यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, ऊपर CHO और यहाँ पर H। तो इसको इसके ऊपर ला करके रखने की कोशिश करेंगे तो इसको ढकता नहीं है। तो इस टाइप के जो मिरर इमेज होते हैं उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलते हैं। और इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं हम इनेंशियोमर्स, ठीक है। ये जो है एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो जहाँ पर कैरल सेंटर है तो एक कैरल सेंटर अगर हमको मिल गया तो हम कहेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहले वाले में अगर देखें तो यहाँ पर बीच वाले कार्बन से अगर हम देखें तो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरे में देखें तो हमारा यहाँ पर बीच में कार्बन में C से हाइड्रोजन लग रखा है और OH, लेकिन यहाँ से CH2OH ग्रुप है और यहाँ से भी CH2OH है। तो अगर इसको हमने देखें तो ऐसे होगा CHOH और यहाँ से भी CH2OH और यहाँ से भी क्या लग रखा है CH2OH। तो यहाँ पर दो सेम ग्रुप लग गए हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर कैरल सेंटर नहीं होगा। तीसरा अगर थर्ड देखें तो थर्ड में बीच वाले कार्बन को अगर हम देखें तो CHOH और यहाँ पर C2H5 ग्रुप लग रखा है और यहाँ पर क्या लग रखा है CH3। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर कैरल सेंटर प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो इनेंशियोमर कहलाएगा और इसका और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो C ऑप्शन सही है, जहाँ पर एक कैरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और चौथे में भी कार्बन से दो Cl और दो फ्लोरीन लग रखे हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट का C ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ OH CH2 CHOH होल 4 CHO। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमारे चार कैरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो आप कुछ स्टेप से बनाते हैं हम। ऊपर होगा हमारा CHO, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है और यहाँ पर से हमारे चार जो है क्या रहते हैं, कार्बन सेंटर बीच में रहते हैं और नीचे लगा रहता है CH2OH। तो यहाँ पर OH का भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। यहाँ पर थर्ड वाले कार्बन पर OH लेफ्ट साइड होता है, बाकी सब में राइट साइड आप OH बनाएंगे, OH H और यहाँ पर भी OH और H। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 और 4 यहाँ पर कैरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने हैं तो आप फॉर्मूला रखेंगे n², ठीक है। n² मतलब n मतलब कैरल सेंटर होते हैं और 4 कैरल सेंटर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 को 16 हमारे क्या बन जाएंगे यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर भी इसको बोल सकते हो। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। और जहाँ पर जो ये स्टीरियो आइसोमर होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैरल सेंटर की वजह से स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। तो स्टीरियो आइसोमर वैसे आपको पता होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमरेज भी होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं हमारे
ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल तो बनेगा नहीं क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं, तो सारे के सारे जो आइसोमर होंगे ऑप्टिकल आइसोमर होंगे और 16 आइसोमर यहाँ पर से बन सकते हैं इस कंपाउंड के, ठीक है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो इसका 16 सही हो जाएगा। थर्ड हमारा देखते हैं, द नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स ऑफ पेंटेन 2,3,4 ट्राईऑल आर। तो पेंटेन 2,3,4 ट्राईऑल है हमारे पास। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन होंगे, तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर से देखो पेंटेन है ना, तो पेंटेन का क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3, ठीक है। और दूसरे कार्बन पर क्या है, OH है, और तीसरे कार्बन पे भी क्या है, OH है, और चौथे कार्बन पे भी क्या है, OH है, और फिर क्या है, CH3। तो ये हो गया पेंटेन 2,3,4 ट्राईऑल। तो आपको दिख रहा है 2 पे हमारा कैरल सेंटर है, ठीक है, और कहाँ पर है, 4 पे कैरल सेंटर है, लेकिन 3 पे कैरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है 3 पे कैरल सेंटर, क्योंकि यहाँ पर से H और OH लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से ये वाला ग्रुप भी सेम है और इधर से ये वाला ग्रुप भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो थर्ड कार्बन पे कैरल सेंटर नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने कैरल सेंटर होंगे, 2 कैरल सेंटर होंगे, एक सेकेंड वाला और एक फोर्थ वाला। तो हमें फिर से वही स्टीरियो आइसोमर डाइस्टीरियोमर अगर हमें निकालने हैं या स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर निकालने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम वही फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर सॉरी n स्क्वायर, सॉरी n की पावर 2 n स्क्वायर हो जाएगा। तो n मतलब हमारे कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है या हमारे कितने कैरल सेंटर है, 2 है, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ पर डाइस्टीरियोमर्स हमारे बन सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो बना भी सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे आप, 4 आइसोमर जो बनेंगे वहाँ पर आप अगर देखें तो ये हमारा ऐसे टाइप से रहेगा। तो एक बार क्या हो सकता है, सारे जो हमारे OH ग्रुप हैं वो अबव द प्लेन होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक बार हमारा दूसरा हो सकता है कि ये वाला OH अबव द प्लेन हो, ठीक है, दूसरा ये और ये बिलो द प्लेन हो जाए, दूसरा ऐसे बन जाएगा। तीसरा हमारा हो सकता है कि ये वाला अबव द प्लेन रहे, ठीक है, और सेकंड वाला भी अबव द प्लेन रहे, थर्ड वाला बिलो द प्लेन हो जाए। और चौथा क्या हो सकता है कि फर्स्ट और फोर्थ वाला अबव द प्लेन हो और थर्ड वाला क्या हो जाए, बिलो द प्लेन हो जाए। ऐसे हमारे 4 क्या बन सकते हैं, डाइस्टीरियोमर्स यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 29 क्वेश्चन, विच विल गिव मीजो प्रोडक्ट विथ बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि बेयर्स रिएजेंट के साथ कौन सा कंपाउंड हमारा मीजो कंपाउंड देगा, ठीक है। अब आपको इसमें देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो है आपको कार, ठीक है, और दूसरा है टेम, ठीक है। कार और टेम, कार मतलब होता है अगर कहीं पर कोई सिस हमारा क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर ये सिस है, जैसे ना ये वाला सिस है, और उसमें एंटी अटैक हो रहा है, कोई रिएजेंट उस पर एंटी अटैक कर रहा है, तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, तो बनता है रेसमिक मिक्सचर। और कोई कंपाउंड ट्रांस है और उस पर कोई अगर रिएजेंट एंटी अटैक करता है तो मीजो कंपाउंड बनता है, ठीक है। और इसी का अब यहाँ पर तो एंटी अटैक था, अब ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कार टेम हो गया, दूसरा हो गया अगर सिस कंपाउंड है उस पर सिन एडिशन होता है, एंटी की जगह सिन एडिशन होता है तो मीजो कंपाउंड बनता है। और अगर सिस ट्रांस पे सिन एडिशन होता है तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस कोई कंपाउंड है उस पर सिन अटैक होगा तो मीजो कंपाउंड बनेगा, और ट्रांस पे सिन अटैक होगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अब कह रहा है हमारा जो रिएजेंट है वो क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो होता है एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 जो होता है उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। वो क्या कैसा अटैक करता है, वो करता है सिन एडिशन, ठीक है, सिन एडिशन करता है। एक सेकेंड है, तो जो हमारा बेयर्स रिएजेंट है वो क्या करता है, सिन एडिशन करता है, ठीक है, सिन, ये है हमारा सिन एडिशन करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि सिन एडिशन करने पे कब मीजो प्रोडक्ट बनता है। तो हमें पता है एक है हमारा कार टेम, ठीक है, मीजो प्रोडक्ट एक तो इसमें बनेगा, रेसमिक मिक्सचर इसमें तो नहीं बनेगा। और दूसरा क्या है,
कार्टेम, ठीक है, और दूसरा सिस पे सिन एडिशन से मीजो प्रोडक्ट बनता है, और ट्रांस पे सिन एडिशन से रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो हमें क्या देखना है, हमारा जो रिएजेंट है वो सिन एडिशन करता है, ठीक है। तो कैसे एडिशन करता है, सिन, तो ये हमारे पास ये दोनों तो कट हो जाएंगे, या तो इस वाले से होगा या इस वाले से होगा। अब हमें देखना है मीजो कंपाउंड बनना है, तो हमारा क्या होगा, मीजो तभी बनेगा जब हमारा क्या होगा, सिन एडिशन वाला करने वाला कंपाउंड मीजो प्रोडक्ट तभी बनाएगा जब हमारा जो रिएक्टेंट होगा सिस होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कंपाउंड है वो सिस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारा रिएजेंट है वो सिन एडिशन करता है, बेयस रिएजेंट। तो यहाँ पर से क्या करेगा, एक OH यहाँ जोड़ देगा, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक यहाँ जोड़ देगा। तो ये जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा उसको बोलेंगे हम मीजो कंपाउंड। एक बार फिर से आप समझना, यहाँ पर आपको बाकी फार्मूले आप भूल जाएंगे, एक ही फार्मूले याद रखेंगे। यहाँ पर सिस पे जब सिन एडिशन होता है तो मीजो कंपाउंड बनता है। अब हमारा रिएजेंट सिन एडिशन करता है, हमको ये पता है, और ये हमारा जो रिएक्टेंट है वो सिस होना चाहिए, तभी मीजो कंपाउंड बनेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक बार आप जब पढ़ेंगे ये चीज़ें तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये जो हमारा रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है। अब ये हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर NaBH4 रिएक्ट कर रहा है, जो कि हमारा कैसा रिएजेंट होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो मोस्टली एल्डिहाइडिक, कीटोनिक और हमारा जो एसाइल क्लोराइड होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। तो ये हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या कर रहा है ये, इस जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, CHO और NO2, लेकिन ये किसको केवल रिड्यूस कर रहा है, CHO को केवल रिड्यूस कर रहा है और NO2 को रिड्यूस नहीं कर रहा है। इस टाइप को सिलेक्टिविटी को बोलते हैं कीमो सिलेक्टिविटी, ठीक है। केमिकली अगर हमारा कोई रिएजेंट सेलेक्ट कर ले रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप को, उसको बोलते हैं कीमो सिलेक्टिविटी, ठीक है। या फिर अगर माना किसी जगह पर जाकर के अटैक कर रहा है, पर्टिकुलर जगह पर जाकर अटैक करता है, माना 2-3 जगह, जैसे हमारे पास ये हमारा कोई रिएजेंट है, लाइक OH है, यहाँ पर ऑर्थो है, मेटा है और पैरा है। कोई रिएजेंट स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर जैसे पैरा जगह पर अटैक कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी, जगह वाली बात जब होती है। और किसी फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्ट करने वाली बात होती है तो उसको कीमो सिलेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज R कॉन्फिगरेशन, इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास क्या है, R कॉन्फिगरेशन है। तो सरल सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, अब जब भी हमें RS नॉमेनक्लेचर निकालना होता है तो हम नंबरिंग करते हैं ग्रुप की, और नंबरिंग किस हिसाब से होती है, प्रायोरिटी उस ग्रुप को पहले मिलती है जिसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको फर्स्ट मिलेगा। दूसरा CH2 CH3 का ज़्यादा है, यहाँ पर CH3 के कंपेयर में इसको सेकेंड, और थर्ड इसको, और फोर्थ इस हाइड्रोजन को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो तिरछी लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप है ये अबव द प्लेन हम इसको मानते हैं, ठीक है। और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको बिलो द प्लेन मानते हैं। तो 1, 2 और 3 का रोटेशन हम देखते हैं तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। और क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर हमारा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होता तो ये R होता, लेकिन हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर अबव द प्लेन है, तो क्लॉकवाइज उस टाइम R ना होकर के क्या हो जाता है, S कॉन्फिगरेशन शो करता है। जब हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो या फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन हो तो क्या हो जाता है, उस टाइम जब R आ रहा होगा तो S में चेंज हो जाएगा, S होगा तो R में चेंज हो जाएगा। एक और सेकंड चेक करते हैं, इसमें R कॉन्फिगरेशन नहीं आया। सेकंड में देखिए Br को फर्स्ट प्रायोरिटी, CH2 CH3 को सेकंड, CH3 को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ। अभी भी हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन ही है, ठीक है, अबव द प्लेन है। तो यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज होगा तो R की जगह फिर S कॉन्फिगरेशन में चेंज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज वैसे S होता है लेकिन वो किस में चेंज हो जाएगा, R में चेंज हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 अगर हम देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में से होना क्या चाहिए था, S होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, इस वजह से R कॉन्फिगरेशन में चेंज हो जाएगा, S नहीं होगा। तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, अगर माना 1, 2 और 3 जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, और हाइड्रोजन अगर बिलो द प्लेन होता है तो उस टाइम क्लॉकवाइज R कहलाता है। लेकिन अगर माना 1, 2, 3 क्लॉकवाइज ही आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो R का चेंज होकर के S हो जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वैसे S होता है लेकिन हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, इस वजह से S का चेंज हो गया, R में चेंज हो गया। तो B ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन
एंटी कन्फर्मेशन एंड गॉच कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। अब जो है इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास अलग अलग जो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस शो करते हैं, जो हमारे एल्केन्स होते हैं, लाइक हमारा ब्यूटेन है, उसमें क्या होता है हमारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, जैसे सिन पेरीप्लेनर, या इसको बोलते हैं स्टैग फुली एक्लिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं फुली एक्लिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा सिंपल ये वाला एक्लिफ्ट है, जहाँ पर फुली एक्लिफ्ट उसको बोलते हैं जहाँ पर बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ऐसे ही हमारा क्या बनता है, एक्लिफ्ट बनता है और स्टैगर्ड बनता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के बनते हैं, जैसे नीचे दिखा रखा है ये, ठीक है। अब क्या होता है, गॉच कन्फर्मेशन भी यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि एंटी पेरीप्लेनर ये वाला जो होता है, जहाँ पर बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, इस वजह से इसकी एनर्जी मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में, एंटी कन्फर्मेशन एंड गॉच कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन एंड गॉच कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा एंटी कन्फर्मेशन है, ठीक है, एंटी वाला ये है, ठीक। इसकी एनर्जी लगभग 0 है। और गॉच कन्फर्मेशन कहाँ पर है, इसकी एनर्जी कितनी है, 0.88 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.88 किलो कैलोरी पर मोल होता है किसके बीच में, गॉच कन्फर्मेशन और एंटी कन्फर्मेशन। एंटी में बड़े बड़े ग्रुप ठीक एक दूसरे के विपरीत लगे होते हैं, और गॉच में क्या होता है, लगभग ये कितना 60 डिग्री के क्लोज में लगे रहते हैं इतने पे, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए जब स्टैगर्ड होता है तो वहाँ पर जो ये बड़े बड़े ग्रुप होते हैं एक दूसरे के ठीक पीछे लगे होते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम होगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसकी एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन की वजह से रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, तो इनकी एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है किसके बीच में, एंटी कन्फर्मेशन और गॉच कन्फर्मेशन के बीच में, वो 0.88 किलो कैलोरी होता है, या फिर 0.8 या 0.9 भी आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी आंसर सही होगा, 0.9 किलो कैलोरी पर मोल होगा इसका आंसर, ठीक है। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन है सेम, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग कंपाउंड। बिल्कुल सेम RS नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। इधर अगर हम देखें तो इधर हम हाइड्रोजन ले लेंगे, बिलो द प्लेन दिखा नहीं रखा है, तो इधर फर्स्ट वाले पे करते हैं पहले, क्लोरीन का नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को नंबर 2 मिलेगा, 3rd इस वाले ग्रुप को मिलेगा, 4th हाइड्रोजन को मिलेगा। अब हम देखें 1, 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ बिलो द प्लेन है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होता है तो S हो जाता है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, तो ये और ये गलत हो जाएंगे। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर CHO और O है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ है, तो ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, हाइड्रोजन को तो 4th ही मिलती है। और इसके अलावा यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से इस कायरल सेंटर से यहाँ भी कार्बन लगा है, इस CHO में भी कार्बन है, फिर यहाँ से लेकिन क्लोरीन जुड़ा है तो इसको 2nd नंबर मिलेगा, इसको कौन सा मिलेगा, 3rd। तो 1, 2 और 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है तो ये R हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला S हो जाएगा और सेकंड वाला R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। अगला देखते हैं हेक्सा 2,3,4 ट्राईइन सोच। तो ये हेक्सा 2,3,4 ट्राईइन जो होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, CH3, और इधर पे क्या लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी लगा होगा। तो जब भी आपको क्या दिखे, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिखते हैं, तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं जहाँ पर लगातार क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, लगातार डबल बॉन्ड है, और बराबर मतलब 2, 4 ऐसे डबल बॉन्ड होंगे, तो इस टाइप के आइसोमेरिज में ये शो करते हैं। यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इस टाइप की ऑप्टिकल एक्टिविटी को बोलते हैं एट्रोप आइसोमेरिज में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये वाले ग्रुप क्या होते हैं, ये एक अबव द प्लेन होगा, ये ऐसे बिलो द प्लेन होगा, और ये वाला प्लेन में होंगे दोनों ग्रुप। तो इस वजह से यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो एब्सेंट होती है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इस टाइप के कंपाउंड, इनको बोलते हैं एट्रोप आइसोमेरिज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में गिवन बाय द, ये जो कंपाउंड दे रखा है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में बनेगा। तो यहाँ पर से देखिए, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, ये हमारा CH3 है, CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर फिर H है, और फिर क्या है, उसके अलावा फिर उसके बाद यहाँ पर से फिर से
H डबल बॉन्ड CH और CH3 है, ठीक है, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, एक इससे सिस ट्रांस आइसोमर बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, एक यहाँ से भी सिस ट्रांस आइसोमर बन सकते हैं। तो दो आइसोमर यहाँ से बनेंगे और दो आइसोमर यहाँ से बनेंगे, तो चार आइसोमर्स यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, जिनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बोलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, इनमें से कौन सा कायरल होगा। ये सिंपल वही है कि जहाँ पर अगर माना एक कार्बन से अलग अलग चार ग्रुप जुड़े होंगे तो उसको कायरल बोलेंगे। तो यहाँ पर आप खुद चेक कर लेंगे, सी ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है और क्या है, पेंटेन है, यानी यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 और CH3, तो यहाँ पर कायरल सेंटर है, तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कायरल होगा। अगला क्वेश्चन है 37वां कि ए कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ़ इट डज नॉट कंटेन। एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अगर ये C जो होता है इसको सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, चाहे C1 हो C2 हो C3 हो, तो सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हम नहीं बता सकते कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। लेकिन अगर माना हमारे पास SN है, यानी जिसको हम बोलते हैं रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री, यानी यहाँ पर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर SN हो जिसको हम रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट डज नॉट कंटेन, इसके पास अगर SN नहीं होगा, यानी जिसको हम रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं वो नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें प्लेन नहीं पास होना चाहिए और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, रोटेशन और रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी अगर सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। और बाकी के तीन जो सिमेट्री होती है, लाइक सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रायोरिटी गिवन हाइस्ट प्रायोरिटी व्हेन असाइन RS नॉमेनक्लेचर। तो इसमें हम हाइस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, जब हम RS नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए सभी में फर्स्ट कार्बन ही जुड़ा हुआ है, यहाँ भी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको हम प्रायोरिटी देंगे। अब अगर यहाँ देखें तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है तो कार्बन से हम मान के चलते हैं कि इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसे C, और कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है तो हम क्या मान के चलते हैं, इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब लेकिन हमें देखना है कि कार्बन से नेक्स्ट कौन सा एटम जुड़ा हुआ है। तो जैसे चाहे ऑक्सीजन 1 भी जुड़ा है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। हम बाद में फिर अदर देखेंगे ग्रुप, पहले यही देखेंगे कि जो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उसका एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, तो इसमें C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज रिप्रेजेंटेड है। तो इसमें ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को सबसे स्टेबल फॉर्म हम कब दिखा सकते हैं, वो होता है जब तीनों को हम इक्वेटोरियल फॉर्म में रखते हैं, यानी C ऑप्शन है यहाँ पर। क्योंकि जब हम एक्सियल में रखते हैं, लाइक जहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और इस वाले 1 और 3 वाले जो ग्रुप होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, इस वजह से अनस्टेबल होते हैं। तो दोनों ग्रुप को हम क्या रखना चाहिए, हमें इक्वेटोरियल में रखना चाहिए, ताकि यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप जो है वो रिपल्सन फेस ना करें। तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जब दोनों को हम इक्वेटोरियल में रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल ऑफ 1,4 साइक्लोहेक्सेन डायोल। तो 1,4 साइक्लोहेक्सेन डायोल में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने एक्सियल में रखा तो ये तो अनस्टेबल होता ही होता है। अब यहाँ पर इक्वेटोरियल में भी रखेंगे तब भी ये अनस्टेबल होता है। इसकी जो स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है बोट फॉर्म, ठीक है, इसको हम बोट बोलते हैं, बाकी सब ऊपर के चेयर फॉर्म है। तो बोट फॉर्म में ये क्यों स्टेबल करता है, क्योंकि बोट फॉर्म में अगर हम इसमें जो है ये वाले जो कार्बन हैं, ये वाले 1, 2, 3 और 4, 1 और 4, तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाते हैं OH और OH के बीच में, इस वजह से स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक तो ये बोट फॉर्म है, और जो 1 और 4 कार्बन है जिनको हम फ्लैगपोल भी बोलते हैं, वो जो है क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सबसे स्टेबल फॉर्म होगी 1,4 डाइऑल हेक्सेन की, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे किसके, स्टीरियोकेमिस्ट्री के। तो आपको उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत चीज़ें कुछ भी समझ में आई होंगी। तो
जैसा भी आपको लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे फिर हम नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तो यहाँ पर थे स्टोइकोमेस्ट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इससे क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट होता है तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।